गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है उत्तराखंड के वन यानी फॉरेस्ट से संबंधित जो हमारी दो कक्षाएं इससे पहले हो चुकी हैं। उसकी पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में वनों का इतिहास, वन महोत्सव कार्यक्रम और वन महोत्सव सप्ताह, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन और भारत की यानी सर्वे ऑफ इंडिया की पहली वन रिपोर्ट, उसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति तथा वर्तमान वन रिपोर्ट के आंकड़े और 2017 के आंकड़ों से उसका तुलनात्मक अध्ययन। दूसरी कक्षा में उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय पार्क और उनकी स्थापना और क्षेत्रफल का सही क्रम। और जो आज हमारा विशेष टॉपिक है वो है उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 7 हैं, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व एरिया जो कि 4 हैं, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज वो है केवल 1, और चौथा विश्व विरासत स्थल उत्तराखंड के जो कि वनों से संबंधित हैं, वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स यूनेस्को द्वारा घोषित। 5वां है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान हाई एल्टीट्यूड लेवल सिस्टम पार्क जो कि 1 है। ठीक है, मैं एक एक करके इनको उत्तराखंड के मानचित्र के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले है इसमें उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये मानचित्र आपके सामने आ रहा है क्योंकि हमारी उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित अधिकांश कक्षाएं मानचित्र पर बेस्ड हैं। ये उत्तराखंड का मानचित्र बनाया जा रहा है। ये उनके जिलों का क्रम। ये सबसे पश्चिमी जिला देहरादून से सीमा बनाने वाला जिला टिहरी गढ़वाल से सीमा बनाने वाला जिला रुद्रप्रयाग की सीमाएं आपको ऐसे लगानी है और पौड़ी गढ़वाल की सीमा इससे मिला देनी है। ये आएगा पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और उत्तरकाशी, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला। ठीक है, कुमाऊं की ओर देखते हैं। ये है सबसे दक्षिणी जिला यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का तराई का जिला और सबसे दक्षिणी जिला। उधम सिंह नगर से सीमा बनाने वाला जिला ये है चंपावत से बागेश्वर की सीमाएं लगानी है। ये आपका बागेश्वर और फिर नैनीताल तथा अल्मोड़ा, चमोली और सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़। अब तक की कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ यानी इसके पूर्व की ओर नेपाल राष्ट्र है। भारत नेपाल के बीच जो संबंधों को लेकर वर्तमान में परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो इसी क्षेत्र में है, लेपुलेख दर्रे के आसपास। ये है आपका तिब्बत, चीन के द्वारा अधिकृत। ये है हिमाचल प्रदेश, एक और पहाड़ी राज्य। पश्चिम से जली सीमा बनाने वाला हरियाणा और शेष जितना भी है ये उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, ये है उत्तराखंड का मानचित्र। इसी मानचित्र की मदद से हम उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य है 7। इससे भी पहले जो हमारे दिमाग में प्रश्न चलता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य होते क्या हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये कहा गया था कि वन्य जीवों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा करना मनुष्य का नैतिक उत्तरदायित्व है।
और इस अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमें यानी भारत सरकार को राष्ट्रीय पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा बायोस्फीयर रिजर्व एरिया घोषित करने का अधिकार है। और वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी जीव विशेष को संरक्षण देना, अर्थात जीवों को संकटापन्न यानी विलुप्त होने से बचाना। किसी जीव को विलुप्त होने से बचाने हेतु उस पर्टिकुलर क्षेत्र को संरक्षित कर देना, रिजर्व कर देना, ठीक है, उसे कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्तमान में उत्तराखंड में 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। मैं 7 के साथ इस मानचित्र के माध्यम से और इस ग्राफ के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। ये हैं 7 के 7 वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये 7 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इस डायग्राम से ये मालूम हो जाएगा कि ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। नॉर्मली ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें याद तो रहता है, लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उसको याद करना मुश्किल है। इसलिए कोशिश की जा रही कि इस मानचित्र के माध्यम से और इस डायग्राम के माध्यम से इनको सरल तरीके से पढ़ा जाए। तो मैं सबसे पहले नाम लिखता हूं केदारनाथ। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, नॉर्मली इसके बारे में हम जानते हैं। और दूसरे नंबर का है अस्कोट, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद, सोना नदी, 7 के 7 में लिखने जा रहा हूं, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा नंधौर, नंधौर नदी के आसपास का वन्य जीव अभ्यारण्य, विंसर और मसूरी के नाम से विनोग माउंटेन, विनोग माउंटेन वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर है? तो ये तो क्लियर है कि सबसे छोटा विनोग माउंटेन वन्य जीव अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखना चाहें तो मैं डायग्राम में इन्हें बनाऊंगा। सबसे पहले है केदारनाथ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर स्थित है। ये देखिए, ये है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, केदारनाथ। डायग्राम का यूज़ करना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी ये चमोली और रुद्रप्रयाग में, ठीक है। दूसरा है अस्कोट। अस्कोट पिथौरागढ़ का वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये देखिए अस्कोट, ये है आपका अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा गोविंद, जो कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क का ही भाग है। ये है गोविंद नेशनल पार्क। जब हमने पढ़ा था तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पर था। इसके अलावा सोना नदी, मैंने कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग को जब 1927 में अलग किया गया था तो सोना नदी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। ये देखिए सोना नदी, यानी पौड़ी गढ़वाल में सोना नदी राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिमी भाग। इसके अलावा नंधौर, यानी नंधौर राष्ट्रीय उद्यान, नंधौर नदी के आसपास का क्षेत्र, ये है आपका नंधौर, ठीक है, नंधौर नदी के समीप क्षेत्र। इसके अलावा विंसर, विंसर यानी अल्मोड़ा और बागेश्वर से लगा हुआ क्षेत्र। ये देखिए विंसर, विंसर और सबसे छोटा विनोग माउंटेन, जो कि देहरादून में है। ये देखिए विनोग माउंटेन, ये है आपका विनोग माउंटेन,
ठीक है, ये मैं आपको फिर से उत्तरकाशी में गोविंद और रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर केदारनाथ सो सबसे बड़ा है। उसके अलावा विंसर या अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में अस्कोट और नैनीताल और चंपावत की सीमा पर नंदौर, और ये पौड़ी गढ़वाल में सोना नदी तथा विनोग माउंटेन यानी मसूरी के नाम से जो जाना था ये है देहरादून में। क्लियर है। अब प्रश्न जो इनसे संबंधित बन जाते हैं, एक तो इनकी स्थापना, सबकी स्थापना मैं आपके सामने लिखता हूँ ताकि सही स्थापना का सही क्रम पता चल जाए। तो स्थापना, सबसे पहले 1972 में स्थापना हुई थी केदारनाथ की। अस्कोट 1986 में, गोविंद 1955 सबसे पुराना, सोना नदी 1987 यानी कॉर्बेट के पश्चिमी भाग को 1987 में अलग कर दिया गया था। उसके अलावा 2012 में नंदौर राष्ट्रीय उद्यान, 1988 में विंसर और 1993 में आपका विनोग माउंटेन। सबको मैं सही क्रम लेता हूँ। ये देखिए, अगर स्थापना के अनुसार सही क्रम पूछे तो ये, अगर उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना के अनुसार सही क्रम पूछेगा तो यही होगा। इसमें सबसे नया ये सबसे नया होगा और सबसे पुराना होगा गोविंद, सबसे पुराना होगा गोविंद। ठीक है, उनकी स्थापना का सही क्रम हमारे पास है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों में, इनके क्षेत्रफल का सही क्रम पूछता है कि क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा या क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटा सही क्रम लगाओ। तो मैं क्षेत्रफल आपके सामने लिखता हूं। सबसे पहले 975 वर्ग किलोमीटर, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अंतर आपको मिल जाएगा। अस्कोट 600 वर्ग किलोमीटर, गोविंद 485 यानी 485 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, सोना नदी 301, नंदौर 270, विंसर 48 और सबसे छोटा 11। तो मैं सबका क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम, ठीक है। ये देखिए, फिर से मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। 975, 600, 485, 301, 270, 48 और 11। ये है क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, ठीक है। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एरिया, ये आपके पास सबके प्रश्न हमारे सामने। ये था वन्य जीव अभ्यारण्य का इतिहास और उससे संबंधित जो स्थल हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में हमारे सामने हैं, ये उसका क्षेत्रफल का क्रम, एरियाज का क्रम और उसके स्थापना का क्रम, सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। और कौन कहाँ है वो कन्फ्यूजन इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन अगर है तो वो केदारनाथ में है जो कि रुद्रप्रयाग प्लस चमोली की सीमा पर है। इसके अलावा जहाँ पर कन्फ्यूजन है ये है नंदौर, नैनीताल प्लस चंपावत की सीमा पर है, ठीक है। और कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये था हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 7 थे और उनकी स्थापना और एरिया। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तो मैं फिर से यहाँ पर हेडिंग डालूंगा। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जीवों की उपस्थिति को देखा जाना, अर्थात पिछले कुछ समय से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जीवों की उपस्थिति देखी जा रही है, अतः उनके महत्व को देखते हुए उस क्षेत्र को ही रिजर्व कर दिया जाता है ना। और इसे कंजर्वेशन रिजर्व एरिया कहते हैं। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र दूसरा हमारा टॉपिक था। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र,
संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का मतलब है कंजर्वेशन रिजर्व एरियाज। ये 4 हैं, ठीक है। फिर से मैं इस मानचित्र की सहायता से उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए 4 कौन कौन से हैं। ये है सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का और सबसे छोटा, ठीक है। प्रश्न को याद करते वक्त समस्या वही कि उनकी स्थापना का क्रम और क्षेत्रफल का क्रम यानी एरियाज का क्रम सही, और सबसे पहले उनके नाम। तो सबसे पहले नाम मैं लिखूंगा, ये है नैना देवी, नैना देवी। दूसरा है पवालगढ़ या पावलीगढ़, पवालीगढ़ कई नामों से। इसके अलावा झिलमिल हरिद्वार में है जो कि, और चौथा आसन, देहरादून में आसन नदी के आसपास का क्षेत्र। ये है नैना देवी, पवालीगढ़ या पवालगढ़, झिलमिल और आसन, ठीक है। सबसे छोटा यानी आसन, और सबसे बड़ा है 111.09 वर्ग किलोमीटर का, ये है नैना देवी। मानचित्र सामने है। सबसे पहले नैना देवी यानी नैनीताल का क्षेत्र, ये देखिए नैनीताल का नैना देवी क्षेत्र। ये है आपका नैना देवी, 2015 में इसकी स्थापना हुई है। दूसरा है पवालगढ़, ये रामनगर से संबंधित क्षेत्र है, ये भी नैनीताल का ही होगा। ये है पवालगढ़, पवालगढ़ 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, पवालगढ़ की, ठीक है। तीसरा है झिलमिल, झिलमिल आपको मिलेगा हरिद्वार में, ये हरिद्वार का क्षेत्र है झिलमिल। आप चाहें तो मानचित्र में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है आसन, ये है आसन, ठीक है। तो ये है नैना देवी और ये है आपका पवालगढ़, ये हरिद्वार में झिलमिल और ये देहरादून में आसन। तो सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, मानचित्र में हमने इनको शो कर दिया है। यहाँ पर मैं इनकी स्थापना लिखूँगा, स्थापना सबसे पहले यानी सबसे बाद में 2015 में, 2012, 2005 और 2005 यानी सेम ईयर। ये देखिए आप, नैना देवी 2015 में यानी सबसे नया, और आसन सबसे पुराना, ठीक है। चारों की स्थापना का क्रम हमारे सामने है, सबसे पुराना और नया हमारे पास, और कौन कहाँ है डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कवर किया है। अब है इनके क्षेत्रफल। इनके क्षेत्रफलों का क्रम अगर देखना चाहें तो मैं सबसे पहले नैना देवी 111.9 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, पवालगढ़ 5824 यानी 58.24 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। तीसरा 37.83 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ, और आसन है 0.44 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। और ये हैं 4 कंजर्वेशन एरियाज, क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम, ठीक है, जैसे आप चाहें घटता या बढ़ता। ये थे 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। मानचित्र सामने है और तीसरे टॉपिक को मैं आपके सामने रखता हूं। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र यानी जैव विविधता के दृष्टिकोण से पार्टिकुलर क्षेत्र होते हैं जिन्हें घोषित किया जाता है जीवों की विशेष सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के जीवों यानी जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र।
जो कि 1 है। उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के आसपास का क्षेत्र है, तो मैं उसको यहाँ पर ही लिखना चाहूँगा। ये है नंदा देवी (1928) में इसकी स्थापना हुई थी, अगर इससे प्रश्न पूछता है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है, ये होगा 5860.5 यानी 5860.5 वर्ग किलोमीटर में। अनुमान आप लगा सकते हैं कि एक बड़ा सा क्षेत्रफल यानी बड़े आकार में फैला होगा। 5860.05 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा कितने ज़िलों में फैला हुआ है, विस्तार चूँकि बड़ा है आकार, तो इसका विस्तार मैं लिखना चाहूँगा। ये देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र ये है, चमोली के अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ क्षेत्र। ये है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कवर कर रहा है, ये उत्तराखंड के 3 जिलों को कवर कर रहा है, जिसमें चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो मैं यहीं पर लिखूँगा, चमोली में है प्लस पिथौरागढ़ में है और बागेश्वर में है। ठीक है, 1988 में एकमात्र उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक था चौथा, वो था विश्व विरासत सूची में शामिल उत्तराखंड के स्थल, खासकर जो वनों से संबंधित हैं, जो वनी स्थल हैं। वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स, चौथा पॉइंट, विश्व विरासत स्थल। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, प्रत्येक वर्ष दुनिया के अलग अलग देशों से संबंधित पर्यावरणीय सांस्कृतिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में यानी वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल कर सकती है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और वर्तमान में उत्तराखंड के 2 वनीय स्थल हैं मात्र। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थलों में कहेंगे तो रम्माण लोक नृत्य को भी 2009 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अगर स्थलों की बात करें तो मात्र 2। ठीक है, ये हैं 2 स्थल। सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, दूसरा होगा फूलों की घाटी। दोनों राष्ट्रीय पार्क हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स की डिटेल बताई थी, और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया है, जबकि नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया। यानी 1 और 2 स्थल हैं। फिलहाल स्थल की बात करें तो अगर कोई सांस्कृतिक धरोहर कहेगा तो हम रम्माण लोक नृत्य को भी शामिल करेंगे, जो कि 2009 में किया गया था, वो तीसरा नाम होगा। ठीक है, ये थे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल उत्तराखंड के 2 स्थल। नंदा देवी, ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्र। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों की घाटी का क्षेत्र चमोली में। ये 2 वो नाम हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल हैं। क्लियर? और 5वां और अंतिम टॉपिक मैं आपके सामने रखता हूं। पांचवा और अंतिम टॉपिक ये है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, एकमात्र यानी हाई एल्टीट्यूड जो नेशनल पार्क के नाम से उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ये एकमात्र नाम है। इसका नाम है
गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, इससे संबंधित अगर प्रश्न बनाता है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थान पूछेगा तो नैनीताल में है। 1955 में नैनीताल में इसकी स्थापना हुई है और एरिया इसका है 4.69 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4.69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये नैनीताल में। ठीक है, ये थे हमारे 5 महत्वपूर्ण पॉइंट। उत्तराखंड के वनों से संबंधित ये 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके अलावा वनों से संबंधित जो टॉपिक हो सकते हैं वो उत्तराखंड में वन आंदोलन, यानी वन आंदोलन जो कि पूरे इतिहास में फेमस है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण वन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के भी रहे हैं वनों को बचाने के लिए। दूसरा, उत्तराखंड में वनों के प्रकार, ये इसके अन्य भाग हो सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि इसके अन्य भागों को भी उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत समेटा जाए। और आज की हमारी क्लास समाप्त हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।